स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश कुमार आप सभी को मध्यकालीन भारत के इस सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मध्यकालीन भारत का 10वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा मध्यकालीन भारत का सीरीज, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, ये जो सीरीज चल रहा है ये पूरा का पूरा 3 बुक को कवर करते हुए चला जा रहा है। इसमें पहला जो बुक है वो एनसीईआरटी है, दूसरा दृष्टि है और तीसरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव है। इन तीनों बुक को मिलाकर एक नोट्स तैयार किया गया है जिसके द्वारा आपको बताया जा रहा है। ये जो सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी कराया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के पतन। तुगलक वंश का पतन कैसे हुआ, मेनली हम लोग फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे और उसके बाद जो तुगलक शासक हुए उन लोग के बारे में जानेंगे। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा राजवंश है तुगलक वंश, इसके 2 शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक और दूसरा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों को पढ़ लिया है। आज जो है शासक उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद जो शासक आएंगे उनको पढ़ना है। और सबसे अंतिम शासक जो तुगलक वंश का पतन का कारण बनता है, उन सब कारणों को भी जानेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के साथ, पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तुगलक वंश के शासकों को कि टोटल कितने शासक हुए। तो तुगलक वंश में टोटल 6 शासक हुए। सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंश ही दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। ये सब पिछले वीडियो से मैं बताते आ रहा हूँ। सबसे पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, इसको जीटी से संबोधित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1320 से 1325 तक रहा था। इसका ट्रिक क्या था तुगलक वंश का? जीटी रोड पर एमबीटी फटफटिया चला रहा है, यानी गयासुद्दीन तुगलक दूसरा शासक एमबीटी होगा और तीसरा फिरोज शाह तुगलक हुआ। इतना मैंने बता दिया था। इसके बाद के शासक तुगलक शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन महमूद। अगर इनका शासनकाल देखें तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक है। इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को जानते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और यह 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1388 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासक बनकर रहता है। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद के शासक दूसरे आ जाते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था, इसकी माता एक राजपूत सरदारिनी थी। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार मार्च 1351 ईस्वी में ठट्टा, जो सिंध में है, वहाँ हुआ था, और फिर अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। माता सरदार राजपूतनी थी, ठीक है। इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व एवं ग्रामीण व्यवस्था में सुधार किया। अकाल के समय में जो भी कर पूर्व में लिए गए थे, मतलब पहले अकाल के समय में अगर कोई टैक्स लिया गया था तो इसने उसे लौटवा दिया। तो बहुत ही अच्छा काम किया था। अकाल अगर हो गया तो जनता को इसने रियायत दी। पदाधिकारियों के वेतन में इसने वृद्धि की थी। पदाधिकारियों को वेतन बहुत कम मिलता था, तो पहले लोग नजराना वसूला करते थे आम जनता से, तो ये सब को ख़त्म करने के लिए उसने वेतन में वृद्धि कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे अगर देखें तो सूबेदारों द्वारा दी जाने वाली जो भेंट थी उसको भी इसने ख़त्म कर दिया था। एक्चुअली होता क्या था कि सूबेदार जो थे वो राजा को खुश करने के लिए समय समय पर या किसी और उत्सव वगैरह के टाइम में भेंट दिया करते थे राजा को। तो इससे जनता पर ही टैक्स का अलग भार पड़ता था, क्योंकि ये सूबेदार जो थे अपने पैसे से तो देते नहीं थे, ये कहीं ना कहीं इसका जो खर्च है वो जनता को ही उठाना पड़ता था। तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि सूबेदारों को बोला कि आप जो भेंट देते हैं उसको प्रदान मत करिए।
इसके बाद इसने भू राजस्व की दर को 1/5 कर दिया। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% कर दिया। 1/3 से ही इसने 1/5 कर दिया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और ये हॉट क्वेश्चन है, समझिए। तो हॉट क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसकी संभावना बनी रहती है आने का एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। अगर नेक्स्ट बात इसकी अगर जाने तो ये भी एक हॉट पॉइंट है। हॉट पॉइंट ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण किया था, बड़ी संख्या में नहरें बनवाई थी इसने। 11,000 नहरों को बनवाया था, खुदवाया था। इसमें उलूग खानी और रहवाही जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध नहर हुए हैं। और इसके कुछ कुछ नहर आज भी मौजूद हैं जिनमें आज भी सिंचाई जिनसे होती है, ठीक है। इतिहासकार अफीफ जो है वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताता है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई थी। इसके 40 वर्षों के शासनकाल में जनता ने अकाल नहीं देखा। देखिए इसका जो सबसे बड़ा जो उपलब्धि रहा है, इसने फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज़्यादा नहरों का जाल बिछा दिया इंडिया में। तो जिसके कारण अकाल नहीं हो पाता था, लोगों को कहीं न कहीं से सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी नहरों के द्वारा, तो अनाज वगैरह हो जाते थे। तो वहाँ पे अकाल नहीं पड़ पाया 40 वर्षों के उसके शासनकाल में। ये कब से कब तक रहा, तो 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया है। उद्यान व कारखानों में अगर देखें तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग लगवाए थे, जिससे हम 18,000 टन की आय होती थी। इसने फलों के बाग भी लगवाए, 1200 फलों के बाग लगवाए, जिससे 1,80,000 टन की आय होती थी। टंका उस समय एक सिक्का चलता था, तो उतना आय उससे हो जाता था, ठीक है। विलासिता की वस्तुओं के लिए भी 36 शाही कारखाने स्थापित किए थे इसने। विलासिता की वस्तुएं मतलब जिसको आम ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको उपयोग किया जाता है। जैसे विलासिता की वस्तुओं में आज जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे टीवी वगैरह हो गया, तो ये सब विलासिता की वस्तुओं में आती थी। उस समय के टाइम में शराब वगैरह होता था ये सब, या कोई नशे के वस्तुएं और भी चीज़ें जो थी। तो उसने 36 शाही कारखाने लगवाए थे विलासिता वस्तुओं के निर्माण के लिए। अब फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियान को देखते हैं हम लोग। सैनिक अभियान में देखते हैं तो इसने सेना और उलेमाओं की तुष्टीकरण किया। इसने क्या किया कि सेना को के भी वेतन में वृद्धि कर दिया था। उलेमा जो होते हैं और जो उलेमा होते हैं मुस्लिम धर्म में, तो उन लोग को संतुष्ट करने का ये काम किया। वही सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया जहाँ नियंत्रण आसानी हो। तक दक्षिण भारत और दक्कन के अभियान को इसने छोड़ दिया। अब इसका नीति समझिए कि इसने क्या किया। इसके पहले जो भी शासक थे तो आक्रमणकारी थे, महत्वाकांक्षी थे। तुगलक वंश से पहले, तुगलक वंश के भी जो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों जो शासक थे महत्वाकांक्षी रहे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का सारा योजना जो है वो सफल नहीं हो पाया था, अधिकतर योजनाओं में वह फेल हुआ था। लेकिन उसके पहले के भी जो शासक थे सब महत्वाकांक्षी थे, कहीं न कहीं आक्रमण करते थे और राज्य विस्तार की ओर सोचते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ऐसा काम किया, उसने सोचा कि हम वहीं पे नियंत्रण करेंगे जहाँ पे आसानी से नियंत्रण हो सके। तो इसने दक्षिण भारत में छोड़ दिया जाना और दक्कन का जो पठार है उस क्षेत्र में, यानी कि महाराष्ट्र साइड में, इसने विंध्य जो पर्वत है उसके आगे में ये जाने का प्रयास नहीं किया, कोई ज़्यादा कोशिश नहीं किया। बंगाल नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके टाइम में फिरोज शाह तुगलक के समय में बंगाल जो है नियंत्रण से बाहर हो गया और ये उस पर 2 बार प्रयास किया, लेकिन दोनों में यह असफल हो गया। इसका जो महत्वपूर्ण योजनाओं में, सैनिक योजनाओं में 1360 ईस्वी का एक जाजनगर पर चढ़ाई है, जिसमें जगन्नाथ मंदिर को इसने नष्ट कर दिया था उस समय। और जाजनगर किसको बोलते हैं, तो उड़ीसा जो है जाजनगर के नाम से विख्यात था उस टाइम, ठीक है। और उस समय उड़ीसा को उसने 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में मिला दिया था, ठीक है। 1365 ईस्वी में कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश है उसका अभियान किया और उसमें इसको सफलता प्राप्त हुई।
इस अभियान में इसने ज्वालामुखी मंदिर जो है उससे अनेक संस्कृत पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त हुई संस्कृत रचनाएं, किसको, तो फिरोज शाह तुगलक को, जो 1365 ईस्वी में इसने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र पर अभियान किया, उसमें इसको ज्वालामुखी मंदिर से बहुत सारी संस्कृत रचनाएं मिली। इसका जो अंतिम जो अभियान रहा फिरोज शाह तुगलक का, वह था थट्टा सिंध पर, जो कि अन्य दो स्रोतों में अलग अलग इसका जिक्र आता है डेट में। एक तो 1362 से 64 कहता है और एक 65 से 67 कहता है। तो थट्टा का जो अभियान था इसका अंतिम अभियान था, इसमें इसको असफलता हाथ लगती है। तो इसके अभियानों में दो ही जगह इसको सफलता मिल पाई है। पहला तो जाजनगर पे जो चढ़ाई किया था 1360 में उसमें, और 1365 में दूसरा जो कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश पे चढ़ाई किया था उसमें इसको सफलता मिलती है। फिरोज शाह तुगलक की अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर देखा जाए इसकी व्यक्तित्व, तो फिरोज शाह तुगलक एक मध्यकाल का प्रथम शासक था जो कल्याणकारी और निरंकुश भी था। यानी कि इसके बारे में कह सकते हैं कि यह निरंकुश तो था, इस पर किसी का अंकुश नहीं था, यह किसी का बात तो नहीं मानता था, लेकिन यह कल्याणकारी था। अपने से जो भी कार्य करता था जनता के कल्याण के लिए करता था। जैसे हमने देखा कि अधिकारियों का इसने वेतन बढ़ा दिया, जनता का टैक्स 1/3 से 1/5 कर दिया। ठीक है, 1/3 का मतलब करीब 33% टैक्स देना पड़ता था जनता को, फिर इसने 20% कर दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसने जाल बिछा दिया, एकदम नहरों की जाल बिछा दी फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा भी इसका काम और भी हम लोगों ने देखा कि इसने उसी कल्याणकारी के रूप में अगर इसका और अगर काम देखें तो इसका काम कल्याणकारी काम के रूप में इसने क्या किया, उद्यान कारखाने भी लगवाए थे। ठीक है, तो ये सारे इसके काम रहे। अब इसके बाद की बात की जाए, इसने और कल्याणकारी, हाँ, ऋण माफ़ कर दिए थे इसने, तकावी ऋण माफ़ कर दिया था। ठीक है, दारुल सफ़ा एक राजकीय अस्पताल की भी स्थापना किया था। यही सब मैं खोज रहा था क्योंकि यही सब आपको बताना था कि फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी काम भी और भी थे। इसने अपनी आत्मकथा में कथा को लिखी जिसको फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह तुगलक के जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। इसने तकावी ऋण को माफ़ कर दिया था, दारुल सफ़ा जो एक राजकीय अस्पताल था उसकी स्थापना की। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नामक एक विभाग बनाया था जो गरीबों को दान देने का काम करता था। तो दीवाने खैरात क्या था, एक गरीबों को दान देने वाला एक विभाग था। लोक निर्माण विभाग भी बनाया जो नए नगरों की स्थापना का काम करता था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर कोई है तो उसको था दफ्तरे रोजगार, एक स्थापना किया था, एक विभाग जो बेरोजगारों के लिए काम करता था। ठीक है, इसके बाद इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इस समय संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया इसने। सैनिकों के प्रति उदारता इसकी देखी गई है। जैसे इसने खम्स में 80% हिस्सा सैनिकों को दे दिया। खम्स होता था जब लूटपाट के जो या चढ़ाई के द्वारा जो किसी अन्य राज्य से आय प्राप्त होती थी तो उस आय को खम्स कहा जाता था। तो इसके पहले का जो व्यवस्था था उसमें 20% ही सैनिकों को मिल पाता था, लेकिन इसने अब क्या किया कि 80% सैनिकों को देने का फैसला किया और 20% खुद यानी कि राजा के अंश के रूप में इसने रखा। इसने अशोक के जो 2 स्तंभ थे, यानी फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के जो 2 स्तंभ थे मेरठ और टोपरा में, उन दोनों को दिल्ली में ले आया। ठीक है, और मेरठ का जो स्तंभ था उसको दिल्ली के कुम्स ए शिकार मस्जिद महल के सामने में रखवाया, और टोपरा का जो स्तंभ था उसको फिरोजाबाद मस्जिद के निकट स्थापित करवाया। उत्तराधिकारियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासन किया। इसके पहले जो शासक काल थे गयासुद्दीन तुगलक था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी तुगलक शाह द्वितीय होता है, इसके बाद अबू बकर होता है, फिर मोहम्मद शाह होता है, और फिर नसीरुद्दीन महमूद होता है।
और नसीरुद्दीन महमूद के समय में ही आप अगर देखें तो जो भी दिल्ली सल्तनत के राज्य थे महत्वपूर्ण वो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे। जैसे जौनपुर, गुजरात, मालवा, ये सब तीनों ये जो राज्य थे, महत्वपूर्ण राज्य थे सल्तनत काल के, ये सब नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। दिल्ली सल्तनत, हम तुगलक वंश के पतन की तो बात हो ही रही है, लेकिन यहीं से दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो जाता है। मेनली लोग कहते हैं कि जो पतन जो है वो मेनली स्टार्ट होता है फिरोज शाह तुगलक से ही, क्योंकि यह दक्षिण के अभियान में बहुत ज़्यादा शिथिलता बरतता है। इसके अलावा बंगाल इसके हाथ से चला जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक के समय से ही साम्राज्य का क्षेत्र छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्य किया गया, सफल नहीं हो पाया उसकी योजनाएं, तो उससे भी जनता में आक्रोश फैला और जनता में अविश्वास व्याप्त हो गया, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र था वो छोटा होने लगा। ठीक है, अब आगे की बात करें तो अगर हम तुगलक वंश के पतन के कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कारण में हमें यही पता चलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के महत्वाकांक्षी और असफल योजनाएं, जिसमें हमने देखा था कि खुरासान पे चढ़ाई किया था, फिर तराई भाग में भी चढ़ाई कर दिया जहाँ पे सैनिक की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के क्षमताशीलता की नीति तथा इसके द्वारा जारी किए जागीरी प्रथा, भ्रष्ट सबकारी तंत्र एवं वंशोन्नत द्वारा पदों की घोषणा तथा दास प्रथा इत्यादि जो है वो लोगों में व्याप्त हो गया, असंतोष व्याप्त हुआ, जिसके कारण तुगलक वंश पतन की ओर चला गया। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि क्षमाशीलता की नीति अपनाई थी। यह अपने शत्रुओं को क्षमा करने लगा था। ठीक है, शत्रुओं को भी क्षमा कर देता था। और इसकी एक तो नीति हमने ऊपर ही देखा कि ये फिरोज शाह तुगलक जो है वो कहता था कि उसी राज्य पे हम राज्य करेंगे जहाँ पे करना आसान हो, तो इसलिए दक्षिण का अभियान इसने नहीं किया, ये भी एक कारण था। इसने जागीरी प्रथा को जन्म स्टार्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब करने में सहायक हुआ। भ्रष्ट सबकारी तंत्र था, सरकारी तंत्र जो था वो भ्रष्ट था। वंशानुगत द्वारा इसने पदों की घोषणा कर दी कि हाँ जिसका बेटा है वो अपना पद उसको दे सकता था। दास प्रथा जो था ये सब इसका पतन का कारण बना। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिरोज शाह के तुगलक के दुर्बल एवं विलासी शासक थे, उत्तराधिकारी हुए। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो भी शासक हुए या उत्तराधिकारी हुए वो दुर्बल हुए और विलासी प्रवृत्ति के थे। दुर्बल होने के कारण मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, और जब मंगोल आक्रमण करेंगे तो क्या होगा, दिल्ली से आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो नसीरुद्दीन महमूद था, तो जब मंगोल लोग इसके पर आक्रमण किए दिल्ली पे तो 1398-99 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण से डर से ये भाग गया और 1405 ईस्वी में ये फिर वापस आया। इसके बाद इस दौरान तैमूरों का ये मंगोलों का ही तैमूर लोगों का ही शासन दिल्ली पे रहा। दौलत खां को हत्या कर देता है खिज्र खां, और सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में कर देती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तुगलक वंश से स्टार्ट करते हुए पिछले 2 वीडियो में हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा था। आज के वीडियो में हमने फिरोज शाह तुगलक आज के वीडियो में देखा और इसके विलासी उत्तराधिकारियों के बारे में जाना और पतन के बारे में जाना कि ये जो तुगलक वंश था वो उसका पतन कैसे हुआ, और यहीं से दिल्ली सल्तनत का पतन भी प्रारंभ हो गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सैयद वंश के बारे में जानेंगे और एक ही वीडियो में पूरा सैयद वंश को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।